आदाब अर्ज़ दोस्तों, हेल्थ और हम के इस प्रोग्राम में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मेरा नाम है मोनिस अनवर। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ दांतों के मशहूर डॉक्टर जनाब प्रोफेसर सिराजुर रहमान साहब मौजूद हैं और आप आलिम दीन भी हैं। आप उस्मानिया गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आज की इस मुलाकात में हम डॉक्टर साहब से दांतों की हिफाजत, उनकी बीमारियां और इलाज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, मुंसिफ टीवी के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बच्चों के दांतों में या बड़ों के भी दांतों में कीड़ का जिक्र किया आपने इन बात में जी, ये असल में कीड़ लगने की वजह क्या होती है? ये कैसे इससे हम बचा जा सकता है? वजह भी बताएं और इससे बचाव भी बताएं। वजह दांत का कीड़, एक चीज़ मैं सराहत कर देना चाहता हूँ जी। अल्लाह ताला इंसान के मुंह में ऐसा कोई जरासीम या कीड़ा नहीं दिया जो आँख को नजर आए। यानी कि ऐसा कोई कीड़ा नहीं है जिसे हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि हमारे दांत में दर्द था, कीड़ा आ गया था, हम फलाने एक क्वैक के पास, अनपढ़ के पास गए और जाकर कीड़ा निकाले, दर्द कम हो गया और वो कीड़ा निकाल कर बताता भी है। ये सब हेरा फेरी है, यानी कहीं ना कहीं वो धोखा दे रहे हैं, नज़रबंदी कर रहे हैं और हम गैर शऊरी तौर पर एक अनपढ़ जाहिल की बातों में आकर हमारे अच्छे खासे कुदरती दांत के इलाज में ताखिर करके उससे खो दे रहे हैं, बल्कि अपना वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जाना वक्त की बर्बादी, ऊपर से उन लोगों के पास लंबी लाइनों में खड़े होना और फिर वो ड्रामे करके और इस तरह से करके वो आपको बेवकूफ़ी बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये हमारा यकीन है, ईमान वाला कभी धोखा नहीं खाता जी। क्योंकि हमको यकीन है कि कभी हमने थूका है तो कभी हमें थूक में कीड़ा नजर आया नहीं आते। 60-70 साल की उम्र में कभी हमने थूका है तो अगर मुंह में कीड़ा कहीं ना कहीं होता तो किसी न किसी के थूक में या मुंह से निकलने वाले लुआब में कीड़ा नजर आता। ऐसा कोई कीड़ा मुंह में रखा नहीं है। हाँ, देयर आर 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 30 मुख्तलिफ जरासीम हैं मुंह के लुआब के अंदर, जिसमें से कई फ़ायदेमंद हैं, कुछ नुकसानदेह हैं। तो ये जो नुकसानदेह बैक्टीरिया स्टाफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जो होता है वो एक तुरशाई पैदा करता है, एसिड सीक्रेट करता है। जब हम रात को मुंह नहीं धोकर सो जाते हैं तो वो तुरशाई दांत के बैरूनी हिस्से, जिसे एनामिल कहा जाता है जी, ये जो हिस्सा है ये एनामिल है, ये सफ़ेद जो नज़र आता है हर एक को, ये एनामिल है। वो तुरशाई ये एनामिल को डीमिनरलाइज यानी गला देती है। ओके। जब गला देती है तो कीड़ की इब्तिदाई शिकल ऐसे काले धब्बे के नमूदार होने का हाल, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो हम रात में मुंह अपना कुल्ली करके नहीं सो रहे हैं, खाना खाने के बाद वो खाना लगा रह गया, वो नुकसान पहुंचा रहा है। वो हजारों की तादाद में एक रात में मुंह के अंदर जरासीम को पैदा करता है। और जरासीम व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोथ दे स्टार्ट सीक्रेटिंग एन एसिड को सीक्रेट करते हैं। तो उस एसिड के सीक्रेशन की वजह से कीड़ शुरू होता है काले धब्बे के शिकल में। ऐसा जब काला धब्बा मुंह में अंदर आप कभी ब्रश करते वक्त या आईने के सामने महसूस करते हैं, फौरी दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर सिंपल सी फिलिंग की जाती है, यानी वो काले धब्बे को निकाला जाता है और वहाँ सीमेंट, कंपोजिट, ग्लास आइनोवर या सिल्वर फिलिंग की जाती है, जिससे फिर दोबारा दांत सेहतमंद हो जाता है। अगर उसमें ताखिर की गई तो यही कीड़ आगे डेंटिन, जो येलो दिख रहा है यहाँ पर जी, जब पीला पीला है, इसको डेंटिन कहते हैं। मसूड़े कहते हैं शायद। नहीं, मसूड़े तो यहाँ ऊपर ये है मसूड़े। अच्छा, पिंक वाले मसूड़े हैं जी। तो ये डेंटिन तक पहुँचता है। हाँ। तो इसके डेंटिन तक भी अगर हम उसका इलाज नहीं करवाए तो ये जरासीम अंदर जो रगें और ब्लड सप्लाई होती है वहाँ पहुँच जाता है। यानी हमारी ताखीर की वजह से इब्तिदाई वक्त में सिर्फ दांत के कीड़ को हम फिलिंग के ज़रिए से काबू पा सकते हैं, वरना ये कीड़ अंदर पहुंचकर शिद्दत की तकलीफ देता है, क्योंकि नर्व टिश्यू और ब्लड में पहुंच जाता है, रगें मुतासिर होती हैं। तब भी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके कुदरती दांत को बचा सकते हैं। कुदरती दांत को निकालने में बिल्कुल जल्दबाजी मुनासिब नहीं है।
आँखों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? ये आँखों में ये सर्कुलेशन के ज़रिए से, जब डायबिटीज़ होता है सर्कुलेशन के ज़रिए से, अब मसलन आप ऑपरेशन कुछ करवाए हो या इंट्रा ऑक्यूलर लेंस डलवाए हो या कैटरैक्ट वगैरह का ऑपरेशन कराए, उसके बाद अगर मुंह का माहौल मेंटेन नहीं हुआ तो वही सर्कुलेशन के ज़रिए से जाकर बीनाई और आँख को मुतासिर करता है। पेट का दांतों से कितना कनेक्शन है? वाकई अहम कनेक्शन है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जो भी हम मुंह से खाते हैं वो हमारे पेट तक जाते हैं। बेशक बेशक। तो ये हज़मी निज़ाम, जी, दिस इज़ एन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। अगर मैं जैसे पहले बताया आपको, सेहतमंद दांत और सेहतमंद सेहत के लिए जामिन होते हैं। अगर अच्छी तरह तुम चबाओगे, जब अच्छी तरह मैस्टिकेटेड फूड जीआईटी में पहुंचेगा तो ब्रेक होकर अच्छी तरह सारे जिस्म को तवानाई पहुंचाएगा। अगर तुम सही दांत न होने की सूरत में तुम अगड़ बगड़, जैसे हैदराबादी ज़ुबान में कहते हैं, छोटा मोटा चाप कर उसको निगल जाओगे तो सबसे पहला आपको कब्ज़ की शिकायत होगी, दूसरा एसिडिटी होगी। जब हज़मी निज़ाम ही मुतासिर होता है, जिस्म को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं होते हैं तो कमज़ोरी का शिकार होता है। इसलिए बहुत सारे नौजवान औलाद अपने माँ बाप के सही दांत न होने की वजह से इलाज के लिए आकर कहते हैं डॉक्टर साहब ये खा नहीं पा रहे हैं, इसको इलाज कीजिए। तो पहले हम जो करते थे, चौकड़ा दिया जाता था, अपर एंड लोअर कंप्लीट डेंचर रिमूवेबल, निकालना, धोना, फिर लगा लेना, रात को निकालना, पानी में रखना। अक्सर मैंने भी वो अपने बुजुर्गों में कुछ में देखा है, मेरे नाना वो अक्सर यूज़ करते थे, वो अपने खाने के वक्त वो दांत लगा लेते थे, फिर उनको वो निकाल के रख देते थे। जी जी जी। तो ये कंप्लीट डेंचर का अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, हम उसमें इम्प्लांट्स डाल रहे हैं, यानी स्क्रू के ज़रिए से दांत में, हड्डी में हम ये इस तरह के स्क्रूस, ये जो दिख रहा है यहाँ 3 दांत के लिए हम स्क्रू बनाए हैं, इस तरह से नीचे 8 स्क्रू या 6 स्क्रू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द बोन अवेलेबल स्ट्रेंथ, इस तरह ऊपर भी हम ऐसे स्क्रू डालकर, जिस तरह फिक्स दांत, जैसे ये 3 दांत फिक्स हैं यहाँ पर, इस तरह हम कंप्लीट डेंचर को भी नॉन रिमूवेबल बना सकते हैं। तो इसके ज़रिए से मरीज़ को सबसे अहम चीज़ ये होती है कि निकालने लगाने की झंझट नहीं होती, और जिस तरह कुदरती दांत को ब्रश करता है उसी तरह उसको लंबे अरसे तक इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर हम कहते हैं इसको। ओके। तो इससे आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं जिनके दांत सपोज आगे को निकले हुए हैं, वो उसको अंदर करने के लिए या उसको अलाइन करने के लिए अक्सर एक तार का यूज़ करते हैं, जो डॉक्टर्स उनके वो लगाते हैं। वो कितना कारगर साबित होते हैं इन सारे ट्रीटमेंट में? हाँ माशाल्लाह, बहुत डेंटिस्ट्री में एक शुबा है जिसे ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट वो माहिर होता है जो टेढ़े तिरछे दांतों को दुरुस्त करता है। खुसूसन माँ बाप को अपनी लड़कियों की शादी के वक्त जब दांत टेढ़े बिंगे एक मसला बनते हैं, रुकावट बनते हैं, तो दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर वो दांतों के सीधे करवाने के बारे में तमाम तफसीलात जानकारी हासिल करते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अब तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें पहले हम बेक्स टेक्निक या इंडियन टेक्निक इस्तेमाल किया करते थे, उसके बाद आई स्ट्रेट वायर या अमेरिकन टेक्निक, फिर आया कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद सेल्फ लाइगेशन, यानी कम अरसे में दांतों की डॉक्टर के पास कम सिटिंग्स में कम अरसे में बिना तकलीफ बिना दांत निकाले वो टेक्नोलॉजी आई है। और उसके बाद जो अलाइनर्स या इनविजिलाइन कहते हैं, उसके जो बिल्कुल वो कुदरती दांत की तरह ही होते हैं, मैं मॉडल्स नहीं लाया, ये इनविजिलाइन वो डॉक्टर जब मरीज़ पहनता है तो 10 या 12 किस्म के सेट्स हम मरीज़ के हवाले कर देते हैं, ये फ़लाँ दिन इसको चेंज करना है, फ़लाँ हफ्ते बाद इसको चेंज करना है, इस तरह पूरा शेड्यूल मरीज़ को दे दिया जाता है। वो दांतों के डॉक्टर के पास आने की भी ज़रूरत नहीं होती। इसको बोलते हैं क्लियर पाथ या इनविजिलाइन, ये टेक्निक के ज़रिए से। लेकिन ये हर शख्स के लिए कारकर्द नहीं होता। ओके। बेहतर यही रहता है
कि दांतों के माहिर डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से रुजू होकर कौन से किस्म का ट्रीटमेंट तुम्हारे लिए मुफीद है, डॉक्टर ही तय करता है। उस लिहाज से अब कोई मरीज़ रहता है, वो रहता है हैदराबादी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर वो चला जाता है अमेरिका या गल्फ़ कंट्रीज़, लेकिन वो इलाज करवाना चाहता है, तो उसके लिए हम इन्विसालाइन या सेल्फ लाइगेटिंग वाला मटेरियल देते हैं। वो दांतों के डॉक्टर के पास फिर 1 साल 2 साल बाद आए, रुजू हो जाए, जब तक कि इंशाल्लाह उसके दांत सीधे होकर रह जाते हैं। उसके बाद रिटेनर होता है, वो एक सिटिंग एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ज़रूर दांतों के डॉक्टर के पास करवाना पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हम जिक्र कर रहे हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि जिन पेशेंट के दांतों में वो लगे हुए होते हैं, तो उनके वो वाला जो हिस्सा होता है वो पीला हो जाता है कहीं ना कहीं, और वो होता है, तो क्या ये बाद में नुकसान पहुंचाता है इसको? नहीं, इंशाल्लाह नहीं। जब रिमूव किया जाता है ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, जो ब्रैकेट्स या फिक्स डिवाइसेस जो भी रिमूव किए जाते हैं, वो इंशाल्लाह बाद में फिर सफाई से वो पीले धब्बे वगैरह दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान मरीज़ को डॉक्टर से पूरा कोऑपरेट करना चाहिए। चिगट ग़िज़ाएँ इस्तेमाल, स्टिकी फूड्स, हार्ड फूड्स, जिस तरह इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान ख़ास ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस भी होते हैं, उसका करना बहुत ज़रूरी होता है। हमने देखा है अक्सर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कि गाँव के इलाकों में रहते हैं, तो मिसवाक समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग नीम की टहनियाँ यूज़ करते हैं, एक वो हो गया। दूसरा, बहुत सारे लोगों को कोयला पीस कर वो दांत साफ करते हुए देखा है। ये ट्रीटमेंट वाकई कारगर है या नुकसान पहुंचाते हैं? हाँ, ये तो मैं कहूँगा बिल्कुल नुकसानदेह है। हाँ, चूँकि ये ब्रश में जो पेस्ट होता है, पेस्ट जो होता है सिर्फ फ्रॉथिंग इफेक्ट करता है, यानी ब्रश के बहाव के लिए एक साबुन के कफ की तरह वो दांत पर मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। लेकिन जब दांत में कोयला पीसा जाता है या राख लगाई जाती है या दंत मंजन वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, उसमें अब्रेसिव होते हैं। अब्रेसिव क्या करते हैं, दांत पर जब हम मुसलसल रगड़ते हैं तो दांत के एक्सटर्नल सरफेस एनामिल को गला देते हैं। ये जो सफ़ेदी है दांत की, वो बिल्कुल ज़ाये हो जाती है और वहाँ एक खड्डा पड़ता है, अबरेड रहता है। तो पेस्ट इज़ द ओनली चॉइस। ये नीम की काड़ी हो और या कोयला हो या ब्रिक ईंट पीस कर भी इस्तेमाल करते हैं, या चूल्हे की राख भी इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल फिनोमेना है। हाँ, मिसवाक सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मिसवाक के बेहिसाब फ़वाइद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिनवाए हैं, इस्तेमाल किए हैं। और सबसे अहम चीज़ मिसवाक की मैं दूसरी फ़वाइद बताने से पहले ये कहता हूँ, ये शैतान को गुस्सा दिलाती है और मरते वक्त कलमे तय्यबा नसीब होता है इसका लिए, और नमाज के दर्जे को 1 दर्जे से 70 गुना बढ़ा देती है। साइंटिफिक फ़वाइद अगर मैं कहूँ, मिसवाक जब हम इस्तेमाल करते हैं, मिसवाक दरअसल ऐसा रगड़ने का नाम नहीं है। मिसवाक तो सबसे पहले स्मूथ हो, गीली हो। तो इसीलिए यहाँ हिंदुस्तान में वैसे मिसवाक मिलना मुश्किल होता है बनिस्बत गल्फ़ कंट्रीज़ के। वहाँ ताज़ी मिसवाक होती है, तो दांतों के बीच में रख कर मिसवाक को पीसा जाता है और उसका जो अर्क निकलता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें 15 से ज़्यादा मेटल्स होते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, इस तरह के। वो मिसवाक के अर्क को मुंह के अंदर घुमाना चाहिए, जिससे छोटे छोटे जो फुंसी फोड़े होते हैं, अल्सरेशंस होते हैं, उसमें इतनी खुदरत रब्बुल आलमीन ने रखा है, वो खुद ब खुद हील हो जाते हैं। दूसरा, मिसवाक बलगम को फोड़ती है, मुंह की बदबू को ज़ाहिर करती है, और बहुत सारे फ़वाइद हैं। और मुंह की जब बदबू दूर होती है तो मुंह के अंदर जो खाने वाली अशिया होती है, और जब खुशबूदार मुंह के साथ हम कुरान की तिलावत भी करते हैं तो फरिश्तों की ग़िज़ा बनती है। तो इसलिए हम बार बार इंसिस्ट करते हैं, मदारिस में जब हम क्याम करते हैं बच्चों से, और स्कूल में भी जब क्याम करते हैं, कहते हैं कि मुंह से बदबू आना, इट इज़
हेजिटेशन फ्रॉम अल्लाह टुवर्ड्स दिस बंदा, एक दीवार हायल हो जाती है। तो इसलिए मिसवाक का इस्तेमाल बहुत अहम है, बहुत फ़ायदेमंद है, बशर्ते कि वो मिसवाक गीली हो, साफ़ सुथरी हो और उसका इस्तेमाल का तरीका सही हो। सिर्फ नीम की काड़ी की तरह रगड़ेंगे तो मिसवाक का इस्तेमाल भी वो जो फ़वाइद पहुंचाना है उससे आजीज़ हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जो दांत होते हैं उनका हम चबाने को लेकर हम अक्सर जिक्र करते हैं कि दांतों का काम चबाना भी होता है, खाने को सही से वो करना भी होता है। तो असल में वाकई एक निवाले को अगर हम खा रहे हैं, चावल हो या रोटी हो, उसको सही में कितनी बार चबाना चाहिए कि वो हमारे पेट तक बिल्कुल सही पहुँचे और पेट का काम थोड़ा सा आसान हो जाए? वो एक्चुअली सिर्फ दांतों का काम चबाना है जब तक कि बोलस फॉर्म ना हो जाए, सॉफ्ट ना हो जाए। यानी हर एक को, किसी को जल्दी निगलने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को निगलने में अगर थोड़ी भी एक छोटी सी कंकर जैसी भी चीज़ आ जाए तो निगलने में दिक्कत होती है। दांत चबाकर दांत के साथ साथ मुंह में जो लुआब निकलता है वो लुआब का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है खाने को हज़म करने में, निगलने में। हाँ। जैसे आपने सुना होगा हमारे पास जो मरीज आते हैं ज़ीरोस्टोमिया यानी ड्राई माउथ का शिकार रहते हैं, यानी उनके मुंह में लुआब नहीं निकलता। इस तरह के भी इश्यूज आते हैं। हाँ, लुआब नहीं निकल पाता। वो ड्राइनेस ऑफ माउथ की वजह से मुंह में अल्सर्स होते हैं, मसोड़े डिस्कलर्ड रहते हैं, केरीज ज़्यादा होता है, ससेप्टिबिलिटी फॉर द ओरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो लुआब जो हर रोज़ 1.5 लीटर सीक्रेट होता है मुंह में, जो लुआब बनता है, तो जिसका लुआब अच्छा निकलता है चबाने के बाद बोलस बनाकर स्वालो करता है, तो ऐसी ग़िज़ा आपको जिस्म के लिए ज़रूरी तवानाई बख्शती है। वरना अगर पूरा अच्छी तरह नहीं चबाया तो हज़मी निज़ाम से फिर वो जैसे खट्टी डकारें कहते हैं, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी वगैरह जुमला दीगर अमराज का शिकार होते हैं। यानी कि हमें जो एक निवाले को उतनी बार चबाना चाहिए जब तक वो बिल्कुल मुलायम ना हो जाए, निगलने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो जाए। अध कच्चा अगर खा लेंगे, अध चाबा अगर खा लेंगे तो फिर वो हज़मी निज़ाम में भी दिक्कत करेगा। जल्दबाजी नहीं। ये कैसे डिसाइड करें कोई भी एक शख्स के उसको सॉफ्ट ब्रश चाहिए या उसको हार्ड ब्रश चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेगा वो? ये दांतों का डॉक्टर देखकर ही तय करता है। एनामिल सरफेस जो होता है, जो एनामिल बाज मरीज का हम देखते हैं चौक की तरह होता है, यानी बिल्कुल चौक जिस तरह गलती है उस तरह, उसको हम अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश ही एडवाइस करते हैं। बाज लोगों की दांतें फ्लोरिनेटेड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो पीले धब्बे जो आते हैं उनके लिए हार्ड ब्रश एडवाइसेबल है। और बिलउमूम जनरली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज मीडियम ब्रश। ओके। हर एक के लिए न ज़्यादा हानिकारक होता है न किसी किस्म का नुकसान पहुंचाता है। जो रिक्वायर्ड डेब्रिस है वो निकलना चाहिए। यदि दांतों के बाद, खाने के बाद जो एक परत कायम होती है दांत के ऊपर, जिसको हम सॉफ्ट डेब्रिस लेयर कहते हैं, वो लेयर निकल जाए ब्रश करते वक्त, इसका बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो 2 मरतबा ब्रश करते हैं, 3 मरतबा ब्रश करते हैं, लेकिन दांत की मुंह की सफाई नहीं है। मकसद दांत की सफाई, हमें वहाँ का ओरल हाइजीन मेंटेन होना है। नहीं ब्रश कर रहे हैं हुज्जत की तकमील, तो उससे हमारा जो ब्रश का मकसद ही फौत हो जाता है। कई बार बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं इसके, वो दांत भी बहुत अच्छे से सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी रेगुलर उनके मुंह से बदबू आ रही होती है। तो आजकल बहुत सारे लिक्विड चल रहे हैं जो मुंह में डाले जाते हैं, वो कुछ वक्त के लिए तो सही हो जाते हैं, लेकिन वो क्या वाकई कारगर साबित होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। मुंह से बो आना, कई मरतबा हम गुफ्तगू करते हैं, VVIPs हम जिसके पास हम जाते भी हैं, आपको एक कराहियत महसूस होती है मुँह से जब बो आती है। मुंह से बो आने की एक वजह डायबिटिक मरीज़ में होती है। ओके। मर्ज़ जब शुगर का ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है, कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होकर मुंह से बो आती है। शुगर के कंट्रोल से ही वो बो जाएगी, वरना तुम्हारे पेस्ट, गागल, माउथ वॉशेस वगैरह किसी किस्म के उससे फ़ायदेमंद नहीं होते। दूसरा, मुंह से बो आने की वजह हज़मी निज़ाम में डिस्टर्बेंस।
पेट में जो तुरशाई होती है वो रिवर्स ओवरजेट की तरह वापस आती है और वो तुरशाई उसके अंदर मुंह के अंदर एक बदबू पैदा करती है। तो वो हज़मी निज़ाम पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो उससे भी हमें मुंह से वो से छुटकारा पाता है। दूसरी चीज़, दांतों के बीच में सांत हो जाती है। लोग खाते रहते हैं लेकिन वो सफाई नहीं करते, मुंह में बंद रहता है, तो उससे बैक्टीरिया फार्म होकर वो एक बदबूदार शय कायम, जिसको फीटार ओरिस कहते हैं हम, उसको भी माउथवाश वगैरह से नहीं, वो सांद बंद होने के क्राउनिंग होती है, कैपिंग होती है, या कीड़ वाले मुकाम पर क्लीनिंग करके फिलिंग की जाती है, कंपोजिट फिलिंग की जाती है ग्लास एनोमर वगैरह वगैरह से उस दांत के बो को, मुंह की बो को भी दूर किया जा सकता है। कई बार हम देखते हैं कि किसी के भी दांतों में दर्द हुआ और उनके करीबी डॉक्टर हैं या कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने कोई भी दवाई बताई, हमने वो खा ली, तो उस वक्त तो वो फ़ायदेमंद साबित होती है कि वो दर्द जो हो रहा होता है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है उस वक्त के लिए। लेकिन क्या वाकई इसकी जड़ में जाना ज़रूरी है कि दांतों का दर्द क्यों हो रहा है, या मसूड़े अक्सर फूल जाते हैं लोगों के, वो किस वजह से होते हैं? ये दांतों में जब दर्द होता है तो फौरी उसका इलाज के ज़रिए से मौक़ती तौर पे राहत तो दवाई के ज़रिए से हो जाती है, लेकिन वो मुस्तकिल इलाज नहीं है। जैसा मैं पहले बताया, यहाँ अगर दांत का इन्फेक्शन अगर सिर्फ ये ऊपरी हिस्से में पहुँचता है तो दवाई से कम हो जाता है, लेकिन इसको फौरी ये केरिस जो इसकी दांत के दर्द की वजह है उसका फिलिंग करा लेना ज़रूरी है। नहीं फिर से दांत का दर्द आने तक इंतज़ार करेंगे, फिर से दवाई लेंगे, तो ये दांत का इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता है। जो आगे बढ़कर जब रग तक पहुंचता है तो फिर वो दांत की नौइयत, ट्रीटमेंट वगैरह सब बदल जाती है। एक तो भारी भरकम इलाज, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, देन कोपिंग, क्राउनिंग, इम्प्लांट्स वगैरह से एक तो एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, फिर कुदरती दांत की तबाही तो मुक़द्दर बन जाती है। हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि ये वाकई जितने भी दांतों के ट्रीटमेंट हैं, हम इतने हाईली उस पर पहुँच चुके हैं, उसके बावजूद इतने महंगे क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। दांत का हर मटेरियल जो होता है बहुत कॉस्टली होता है। जैसे फिलिंग मटेरियल भी होता है तो जर्मनी, जापान, इटाली, यूएस वगैरह से ही इंपोर्ट करके हम उसको बनाते हैं, फिलिंग करते हैं। तो जो मादा मिलता है इसमें लोकल मादे भी मिलते हैं, जैसे जापान के, चाइना के भी दांत आते हैं, मलेशिया के भी आते हैं, जापान के भी आते हैं, स्विस के भी आते हैं, इम्प्लांट्स भी होते हैं, लोकल मेड भी होते हैं और इम्पोर्टेड भी होते हैं। जिसमें जो मादा होता है इम्प्लांट में, जो मैं आपको बताया यहाँ पर, ये इम्प्लांट जो बना हुआ होता है ये मटेरियल टाइटेनियम का होता है, जो ये पेच लगाए जाते हैं जी। जो इम्प्लांट्स का जो ये है, ये पीस जो है, स्क्रू अगर हम मोटी ज़ुबान में कहेंगे, तो ये इम्प्लांट टाइटेनियम का बना होता है। टाइटेनियम गोल्ड से ज़्यादा महंगा होता है। अब इसी तरह अगर ये कीड़ है, ये कीड़ को अगर मैं लोकल फिलिंग से भी फिल कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेड मटेरियल से करते हैं। जब इम्पोर्टेड मटेरियल से कोई चीज़ की जाती है तो उसके मादे बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए दांत का ट्रीटमेंट हिंदुस्तानी डॉक्टरों का अक्सर पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है, फिर हम क्यों उस पीछे इसमें पीछे हैं फील्ड में कि हम अपने यहाँ पे उन सारी बेहतरीन चीज़ों का नहीं बना पा रहे हैं? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसे नहीं, हिंदुस्तान में भी बनते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ता है। और अब मसलन अगर आप सोना यहाँ का लें या बाहर भी लें, सोना सोना ही होता है। टाइटेनियम चाहे हिंदुस्तान में ख़रीदें चाहे अरबस्तान में ख़रीदें, तो वो तो भारी भरकम कीमत तो अदा करनी पड़ती है। तो अगर हम यहाँ भी पढ़ेंगे कुछ हद तक फ़र्क ज़रूर आएगा, लेकिन वो कॉस्ट फैक्टर, क्वालिटी, पीक परफॉर्मेंस, एक दांत एक हफ्ते में ख़राब हो जा रहा है या एक महीने में ख़राब हो रहा है, एक 10 साल चल रहा है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, व्हाटएवर। ये आखिरी सवाल है मेरा, मसूड़ों के लेकर अक्सर फूलने की शिकायत आती है, छिलने की शिकायत आती है, इनसे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है? मसूड़े का सूजना एक तो होता है लोकल फैक्टर्स जी, सही तरीके से ब्रश नहीं करते, खाने वाली अशिया वहाँ फंसती है, वो खाने वाली अशिया कैल्सिफाइड होती है, कैलकुलस बन जाती है, तो उसको सिर्फ क्लीनिंग करने से, जिसको स्केलिंग, पॉलिशिंग या क्यूरेटाज कहते हैं, उसके ज़रिए से हम फिर से दोबारा
सेहतमंद मसूड़े हासिल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मसूड़े सूजने की अहम वजह शुगर की बीमारी होती है। तीसरी वजह थायराइड, जो आजकल बहुत कॉमन है, हाइपर और हाइपोथायराइड। चौथी अहम वजह जो होती है विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी भी मसूड़े सूजते हैं। और अहम आखिरी वजह गुटखा, पान पराग, निर्मली, सुपारी, छालिया वगैरह की अशिया जब उसमें फंसती हैं तो वो जहर का काम करती है। ये कितना नुकसान पहुंचाती हैं डॉक्टर? बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कह सकते हैं। हाँ, जो गुटखा पान ये लोग खाते हैं, उससे छुटकारा हासिल करना आपको आधी सेहत की ज़मानत देता है। और विटामिन की डेफिशिएंसी, विटामिन इनटेक के बाद मसूड़े सेहतमंद हो जाते हैं। विटामिन सी इसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के मशवरे। ऐसा नहीं कि मसूड़ा सूज गया, वजह कुछ और ही, गया मेडिकल हॉल से विटामिन सी खा लिया तो उस मर्ज से तो छुटकारा नहीं पा सकता। हाँ, सही रीज़न जानना ज़रूरी है, उसका तशख़ीस ज़रूरी है। हर 6 महीने में दांतों के डॉक्टर से मुलाकात होकर अपने दांतों का मुआयना, मुंह का मुआयना करवा कर लंबे अरसे तक सेहतमंद दांत के साथ हम रह सकते। आखिर में क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? नाज़रीन को यही कहूँगा, देखिए सबसे पहले कुदरती दांत अल्लाह की अनमोल नेमत है, इसको निकालने में जल्दबाजी नामुनासिब है जी। दांत की जड़ भी अगर मजबूत होती है तो उसको गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ज़रिए से हम उसको दोबारा मजबूत किया कर सकते हैं। तीसरा अहम सवाल, ब्रश ट्वाइस ए डे, कीप डेंटिस्ट अवे। सुबह नाश्ते से पहले, रात में खाने के बाद ब्रश तरीके से ज़रूर कर लिया करें। 6 महीने में एक मरतबा दांतों के डॉक्टर से रुजू होकर तशख़ीस करवा लें। और माउथ वॉशेस, डेंटल फ्लॉस, दांतों के बीच में जो फंसता है उससे इस्तेमाल से आपकी दांतों की सेहत बहुत ज़्यादा होती है। और इलाज करवाने में कभी गैर क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाकर बड़ी बीमारियों को दावत न दें जो अक्सर मौत का बास बनती है। तो इसलिए पढ़े लिखे डॉक्टर्स, प्रोस्टोडोंटिस्ट जो होता है, मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट दांतों के बनाने का माहिर होता है, ऐसे डॉक्टरों के मशवरे से लेकर अपने दांतों को असली मादे से ज़रूर बनवाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर मोहम्मद सिराजुल साहब को और मुझे, अपने मेज़बान मोनिस अनवर को आप दीजिए इजाज़त। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने क्योंकि वो प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चे को, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि वाकई अपनी दांतों की सेहत, अपने मुंह की देखभाल कैसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।